हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ वगैरह क्लियर है, तो फिर अपने शुरू करते हैं क्लास को। चलिए भी, यहाँ पर तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर दिखा रही है। आप भी मेरे को कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा भी आवाज़ क्लियर है, तो अपने थोड़ा फिर क्लास को स्टार्ट करें आज। ओके ओके सर, थैंक यू। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो अपने आज पढ़ेंगे इसके बारे में, और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में जितना अपना हो सके उतना पूरा करने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है पुनः से एक बार कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि फिर अपने क्लास को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर श्री गणेश करते हैं अपने क्लास का। तो चलिए भी शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? 1857 की क्रांति। बात करें कि अपने क्रांति क्या होती है, सबसे पहले शब्द है 1857। तो ये तो अपने एक टाइम हो गया। अभी इस टाइम में अगर कोई घटना घटी तो नाम रखा गया 1857। अब क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव। और कैसा बदलाव? अमूल चमूल बदलाव, यानी कोई अचानक से अगर बदलाव हो जाए तो वो घटना क्या कहलाती है? क्रांति। तो सीधा सा क्रांति का मतलब क्या हो गया? बदलाव। 1857 में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ऐसी क्या घटना घटी थी, ऐसे क्या कारण रह गए थे कि ब्रिटिश क्राउन को खुद अपने हाथों में शासन व्यवस्था लेनी पड़ गई थी? उसी चीज के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। और अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। अपना टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई है, या आप कोई भी घटना पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, सबसे पहले उस घटना का कारण जानो, क्यों हुई है। और कारण हमेशा ही घटना से पहले की चीजें क्या होती है? कारण होती है। तो सबसे पहले देखते इसके अपने कारण। भाई क्या कारण रह गए, क्या कारण हुए कि अपने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया, उनका विद्रोह कर दिया और ये क्रांति बन गई। तो पहला ही जो कारण रहेगा वो रहेगा सहायक संधियां। पहला कारण क्या रहेगा? सहायक संधि अपना पहला कारण रहने वाला है कि 1857 की क्रांति का पहला कारण क्या है? सहायक संधि। अब सहायक संधि सबसे पहले क्या है, किसने शुरू की थी, कब शुरू करता है, और कौन कौन सी रियासतें ये सहायक संधियां करती है, उनके बारे में अपने जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत किसने की है, यानी इनका जनक कौन है, इनका पिता कौन है, इनका बाप कौन है, सहायक संधि शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो सहायक संधि का जनक बोला जाता है लॉर्ड वेलेजली को। लॉर्ड वेलेजली को क्या बोला जाता है? सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली। ये उस समय भारत का क्या है? गवर्नर जनरल हुआ करता था, लॉर्ड वेलेजली। इसे क्या बोला जाता है? सहायक संधि का जनक है। उद्देश्य क्या है? सहायक संधि क्यों कर रहे हैं अपने? सबसे पहले उस जनक हो गया, उसके बाद में देखते हैं कि सहायक संधि कर क्यों रहे हैं, क्या उद्देश्य है इनका। तो उद्देश्य है कि कोई भी रियासत है, स्वतंत्र रियासत है, सबसे पहले इस रियासत के अंदर अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हो। तो उद्देश्य क्या होगा?
रियासतों में अंग्रेजों का प्रवेश, या मैं सीधा लिखना चाहूं तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस प्रकार हो, और वो प्रवेश करने के लिए जिस विधि को काम में लिया गया, जिस संधि को अपने सहारा बनाया गया, वो संधि आपके क्या कहलाई, सहायक संधि। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि होता क्या था, कि जैसे अपने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर कोई ये ए बी सी डी, ये क्या है, रियासतें हैं। ये क्या है, रियासतें हैं। अब ये पूरी रियासतों का एक भूभाग है, इसमें इनके अलग अलग राजा है, एक राजा दूसरा राजा, इनके आपस में संधियां होती है, युद्ध होते हैं, बातचीत होती है, सब अपना अपना काम चला रहे हैं। अब इनके पास गया कोई अंग्रेज अधिकारी। कौन गया, अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी ने जाकर मान लीजिए इस ए रियासत के पास गया और जाकर राजा से कहा भी हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपसे क्या करना चाहते हैं, संधि। तो राजा ने कहा भी ठीक है, कर लेंगे, आप इतने गोरे हो और गोरे लोगों से तो अपने संधि करेंगे ताकि कुछ गुण हम में भी आ जाए। तो क्या होगी संधि की शर्तें? तो अंग्रेजों ने कहा कुछ नहीं, हम कोई संधि की शर्तें नहीं रखेंगे, हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा, हम आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कहा ठीक है, मेरी सुरक्षा किससे करोगे? उस समय भारत के अंदर जिस समय सहायक संधि हुई है अपने 1800 ईस्वी के आसपास, उस समय भारत के अंदर एक शक्तिशाली शक्ति है जिसका नाम है मराठा, और मराठा लगभग अपने सभी भारत को लूटपाट कर रहे हैं उस समय। तो अंग्रेजों ने कहा हम मराठों से आपकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। राजा ने कहा भी ठीक है, मराठों से मेरी सुरक्षा करो, और क्या करोगे, और क्या फायदा है इस सहायक संधि का? हम मराठों के साथ साथ भी, बाहरी आक्रमण हो गया ना मराठा का, मराठा आक्रमण कैसा हो गया, रियासत के बाहर का। इसके अलावा आपके ऊपर अगर कोई भी आक्रमण करता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मोटा मोटी इनको क्या दे दी इन्होंने, सुरक्षा। और हम रियासत के अंदर से भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आपका विरोध करता है, तब भी हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे। यानी इन्होंने कौन कौन सी सुरक्षा दी है, बाह्य प्लस आंतरिक। कौन कौन सी सुरक्षा दी इन्होंने, बाह्य सुरक्षा दे दी और आंतरिक सुरक्षा दे दी। राजा ने कहा भी ठीक है, और क्या दोगे आप हमें संधि के तहत? और कहा भी आज से अंग्रेज और रियासत क्या हो जाएगी, मित्र, हम दोनों मित्र हैं, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन और आपके दोस्त हमारे दोस्त हो गए। इसने कहा भी ठीक है, ये बात भी मान ली। और बताओ, और अंग्रेजों ने कहा भी अब हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं, हम सुरक्षा का मतलब ये भी अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आपको लड़ने नहीं जाना, लड़ने कौन जाएंगे, अंग्रेज। अब युद्ध होगा, युद्ध के बाद क्या होगी, संधि भी होगी। युद्ध समाप्त होगा तो क्या होगी, संधि होगी, और संधि होगी तब एक रियासत, जैसे कि ये कोई ए रियासत है, इसके ऊपर बी ने आक्रमण किया, अंग्रेज लड़ने गए, तब युद्ध के बाद संधि होगी। संधि होगी तो ए रियासत की बी रियासत के साथ संधि होगी। तो कहा जब हम युद्ध हम कर रहे हैं, अंग्रेज युद्ध कर रहे हैं, तो उस संधि का अधिकार भी किसको दिया जाए, अंग्रेजों को। भी संधि फिर हम ही करेंगे हमारे हिसाब से। राजा ने कहा भी ठीक है, आपको संधि और युद्ध के जितने भी अधिकार है अंग्रेजों को दे दिए। इसका मतलब है कि राजा ने अपने विदेश मामले और सुरक्षा के मामले, एक तो विदेश के मामले, एक रियासत दूसरी रियासत से बार्गेनिंग करेगी, संधि करेगी तो कैसा हो गया, बात करेगी तो विदेश हो गया। एक सुरक्षा का मामला राजा ने किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। बदले में अंग्रेजों से पूछा भी तुम्हें क्या चाहिए, इन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए एक आर्मी रखेंगे, उसके लिए हमें तो थोड़ी सी आपके राज्य में क्या दे दो, जगह। जैसे तैसे कर कर एक बार इस रियासत में प्रवेश लिया जाए। तो राजा ने कहा भूमि तो बहुत सारी पड़ी है, आपको इसमें से क्या दे दिया जाएगा, कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा और आप अपना काम चला लो। अब अंग्रेज गए उस रियासत के राजा से संधि कर ली, यही संधि क्या कहलाई, सहायक संधि। अंग्रेजों ने रियासत में प्रवेश ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासत में क्या ले लिया, प्रवेश। अब अंग्रेज उसी रियासत में वापस जाएंगे, उसी गांव में जाएंगे, उनके गांव में जाकर ये मुनादी करवाएंगे कि इतनी इतनी उम्र के,
इतनी हाइट, इतनी चेस्ट, इतना वेट, और लड़कों के लिए आर्मी में भर्ती निकली है, आप आ जाइए। अब उसी राज्य से युवक इकट्ठा कर कर क्या बना लेंगे, आर्मी। उसी राज्य की सुरक्षा के लिए उसी राज्य से क्या बना ली इन्होंने, आर्मी। अब राजा से कहा भी हमें जगह तो दे दी है, लेकिन इस सेना का खर्चा भी आपको देना होगा। अब देखिए राजा खर्चा भी देगा। अब उसी राज्य की जनता है जो आर्मी में भर्ती हो गई है, उसी राज्य का राजा पैसे दे रहा है सुरक्षा के लिए, और नाम किसका हो रहा है, अंग्रेजों का। और रियासत में अंग्रेजों का क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है। ये संधिया क्या कहलाई, अपने सहायक संधिया। ये संधिया क्या कहलाई थी, अपने सहायक संधिया कहलाई। समझ में आ गया होगा, मिटेगा कहां से ये डिलीट, ठीक है चलो। अब बात करें आगे कि सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजेली, उद्देश्य रियासत में अंग्रेजों का प्रवेश। अब बात करते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले सहायक संधि की, जिसने सबसे पहले क्या की है, सहायक संधि। थोड़ा सा इसमें और लिखूं मैं इसी सहायक संधि के बारे में, तो चलो बाद में लिखेंगे अपने आगे। तो राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की है, राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी होगी जिसने सहायक संधि की है, तो इसमें नाम आएगा, पहला नाम आएगा भरतपुर का। पहली रियासत कौन सी है, भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत ने अंग्रेजों से सबसे पहले क्या कर ली है, सहायक संधि। तो भरतपुर का राजा कौन है जिसने सहायक संधि की है, दिखाई दे रहा है साइड में, चल थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक। अब भरतपुर का वो राजा जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले क्या की है, सहायक संधि। तो भरतपुर का जो राजा है उस राजा का नाम है रणजीत सिंह। उस राजा का नाम क्या है, रणजीत सिंह। यानी भरतपुर के शासक रणजीत सिंह राजस्थान के पहले व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजों से क्या की है, सहायक संधि। अब कब कर ली, कब की है संधि, तो भरतपुर के राजा ने संधि कर ली थी अपने समय, लिखो तो यहाँ पर 29 सितंबर को। कब कर लेते हैं, 29 सितंबर 1803 को। ये सहायक संधि अपने 1803 के आसपास हुई है। 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक है इन्होंने क्या कर ली, अपने सहायक संधि कर ली है। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन व्यक्ति संभाल रहा है, लॉर्ड वेलेजेली। वेलेजेली पूरे भारत को संभाल रहा है, तो खुद तो आएगा नहीं कि चलो मैं सहायक संधि करके आता हूं राजा से, अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगा। तो यहाँ पर जो जिजिक का प्रतिनिधि है, यानी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने यहाँ पर भरतपुर के अंदर सबसे पहले रणजीत सिंह के साथ कौन सी संधि की है, सहायक संधि। तो अंग्रेज अधिकारी कौन हो गया, लॉर्ड लेक। भरतपुर का राजा कौन है, रणजीत सिंह। कब की है, 29 सितंबर 1803 को। कौन सी संधि की है, सहायक संधि। और खास बात क्या है कि ये राजस्थान की प्रथम रियासत है जिसने अंग्रेजों से कौन सी संधि की है, सहायक संधि की है। ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद में आगे कौन सी रियासत करेगी, एक दो रियासतें अपने देख लेते हैं। दूसरी जो रियासत है अपनी, वो रियासत है अलवर। दूसरी रियासत कौन सी है, अलवर रियासत है, जो क्या करेगी, सहायक संधि करेगी। अलवर का शासक कौन है, तो इसका नाम है बख्तावर सिंह। अलवर का शासक कौन है जो सहायक संधि करेगा, तो शासक का नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला अलवर का शासक है। अब काबी इन्होंने कब कर ली, तो इन्होंने कर ली थी 14 नवंबर 1803 को। कब करेंगे संधि, वही 14 नवंबर 1803
3 को इन्होंने संधि कर ली है। अंग्रेज अधिकारी वो लॉर्ड लेक, अंग्रेज अधिकारी कौन होगा आपके? लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक। अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि आया है वो कौन हो जाएगा? आपके लॉर्ड लेक। लेकिन इस संधि की एक खास बात है कि ये राजस्थान की प्रथम संधि है। यह सर्वप्रथम रक्षात्मक व आक्रामक संधि करने वाला पूछा जाए तब होगा अलवर। सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर ने, राजा का नाम रणजीत सिंह, कब की? 29 सितंबर 1803 को। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने आक्रामक और रक्षात्मक सहायक संधि की वो कौन सी हो जाएगी? अलवर रियासत। यानी अलवर के राजा ने भी अपनी कोई शर्त रखी है, अलवर के राजा ने भी क्या रखी है? अपनी शर्त रखी है। तो इसमें सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौन सी संधि की इन्होंने? सर्वप्रथम सर्वप्रथम आक्रामक आक्रामक व रक्षात्मक संधि की, रक्षात्मक संधि की। वो कौन सी रियासत है? आपके अलवर। तो राजस्थान की पहली रियासत जो सहायक संधि करेगी वो तो होगी आपके भरतपुर, रणजीत सिंह, 29 सितंबर 1803। राजस्थान की वो रियासत जिसने सबसे पहले आक्रामक और सहायक आपके रक्षात्मक संधि की है अलवर, बख्तावर सिंह, लॉर्ड लेक, 14 नवंबर 1803 को। ठीक है, इसके बाद में एक और देख लेते अपने कि जयपुर ने कर ली थी 12 दिसंबर 1803 को। नंबर 3 पर जो रियासत आएगी वो आपके बड़ी रियासत है जयपुर, और इसने कर ली थी 12 दिसंबर 1803 को। इसका राजा कौन है? इसका राजा है जगत सिंह। यहाँ का राजा कौन है? जगत सिंह। जगत सिंह नाम का यहाँ पर राजा है, और उसने क्या कर लिया? अंग्रेजों से संधि। जगत सिंह सेकंड भी आता है इसमें, तो ध्यान रखना लगभग अपने बड़े राजाओं में देखे तो जगत सिंह एक ही हुआ है। जोधपुर ने कब कर ली थी? इसके 10 दिन बाद 22 दिसंबर 1803 को। जोधपुर रियासत, ये सभी सहायक संधि है, ध्यान रखना। जोधपुर ने कर लिया अपने 22 दिसंबर 1803 ईस्वी को। किस रियासत ने? जोधपुर ने। और इस जोधपुर का राजा कौन है इस समय? जोधपुर का जो राजा है वो है आपके मान सिंह, जिसे सन्यासी राजा मान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आपके धौलपुर ने भी कर ली थी। धौलपुर की हुआ करते थे कीरत सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे? कीरत सिंह। और धौलपुर ने कर ली थी अपने 1804 के अंदर, लगभग अपने 29 जनवरी 1804 को। नंबर 5 पर लिखूं तो मैं धौलपुर, और धौलपुर का शासक धौलपुर ने कब कर लिया? अपने जनवरी 1804 को। अगला साल आ गया ना, इन्होंने क्या कर ली है? संधि। आपके तारीख वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी 29 जनवरी है, थोड़ा ध्यान रखो तो और अच्छी बात है। इसमें लिखा नहीं क्या? 29 जनवरी ध्यान रखना, ठीक है। 1803 ईस्वी को। शासक का नाम क्या है? कीरत सिंह या कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंह या कीरत सिंह। ये चार तो आप थोड़े 4 5 तो ऐसे देख लेना आप थोड़ी सी। फिर इसके बाद में राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी, वो दोबारा से संधि करेगी। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना चाहो तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हो। फिर इसके बाद में अपने जो भरतपुर रियासत है वो 10 अप्रैल 1805 को पुणे से संधि करेगी अंग्रेजों के साथ। दोबारा से वो उन्होंने क्या कर ली थी? संधि। और उस समय भी अपने रणजीत सिंह शासक हुआ करते थे, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक। तो इन सहायक संधियों में जितने भी रियासतों से संधि करेंगे और जितने भी आपके प्रतिनिधि आएगा, जिजिक का प्रतिनिधि इधर लिख देता हूं मैं, जिजी का प्रतिनिधि,
और जिजी का प्रतिनिधि यहाँ पर कौन आया है, लॉर्ड लेक। कौन आया है, लॉर्ड लेक आया है सब रियासतों के साथ। तो ध्यान रखना कि राजस्थान की रियासतों से सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है, लॉर्ड लेक। ये तो अपनी क्या हो गई, सहायक संधियां। अब कारण किसका है, 1857 की क्रांति का। किसका कारण है, 1857 की क्रांति का। तो सहायक संधियों से किस प्रकार क्रांति हो गई, इसका मतलब था भी अब अगर राजा युद्ध पे जाएगा तो उसे सामंत की आवश्यकता नहीं है, उसकी रक्षा कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। अब अगर राजा को कोई भी काम है तो उसे जनता या सामंत के पीछे पीछे भागने की, घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सहायता कौन कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। उसकी सहायता कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे उसकी सहायता। अंग्रेज उसे सब चीजें मुहैया करवाएंगे ताकि वो क्या कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। तो अब राजा सामंतों पर निर्भर नहीं रहा। सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियों के बाद राजा है वो सामंतों पर क्या नहीं रहा, निर्भर नहीं रहा। और जब निर्भर नहीं रहा तो आप पढ़ते हो कि जितनी भी अपने क्रांति हुई है, विद्रोह हुए, इसमें लगभग सामंत और जनता अंग्रेजों के विरोध में है, राजा अंग्रेजों के साथ में है। ये ध्यान रखना आपने थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट अपने चले तो फिर नेक्स्ट आएगी अधीनस्थ संधियां। नेक्स्ट क्या आएगी आपकी, अधीनस्थ संधि। दूसरा अपना कारण है अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि। अब पहले का नाम क्या था, सहायक संधि, यानी एक दूसरे की सहायता के अनुसार राज्य में प्रवेश लेना। एक दूसरे की सहायता के अनुसार क्या लेना, राज्य में प्रवेश। आवाज भी रख लिएगा, चेक करो, ठीक। एक दूसरे की सहायता देकर लेकर राज्य में क्या लेना, प्रवेश लेना। ये तो क्या था अपने सहायक संधि का उद्देश्य। दूसरी संधि कौन सी है, अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि नाम से पता चल रहा है कि किस प्रकार रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाया जाए। और वो संधियां कौन सी संधियां कहलाई आपके, अधीनस्थ संधि। तो सबसे पहले वही कि इनका जनक कौन है, जनक। अधीनस्थ संधि का जनक कौन है, तो वो है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स इनका क्या है, जनक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या इनका जनक है। अब जनक आ गया, इसके बाद में आएगा कि रियास, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या रहेगा, रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना। रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना, उद्देश्य क्या रहने वाला इनका उद्देश्य, कि रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना, के अधीन लाना। कि किस प्रकार अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रियासतों को लाया जा सकता है, वही क्या कहलाया था आपके, अधीनस्थ संधियां। वो कौन सी संधियां कहलाई थी आपके, अधीनस्थ संधियां कहलाई थी। अब अंग्रेज, इनका जनक कौन हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग, और उद्देश्य क्या हो गया, रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना। एक मिनट भाई, हाँ तो आपके उद्देश्य क्या हो गया इनका, किस प्रकार रियासतों को अंग्रेज आपके अधीन लाया जा सकता है, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अपने किस प्रकार लाया जा सकता है। ये चलते, अब बात करें कि प्रथम रियासत कौन सी है जिसने अधीनस्थ संधि की है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपने, या प्रतिनिधि लिख दूं चाहे मैं, प्रतिनिधि चलो अपने आगे लिखेंगे। प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत, प्रथम रियासत।
कहाँ की है, अपने राजस्थान की पड़ रही। तो पहली जो रियासत है वो है करौली। पहली रियासत कौन सी है, करौली। अब करौली रियासत राजस्थान की पहली रियासत है जिसने कौन सी संधि की है, अधीनस्थ संधि। कब कर ली है जी, इसने कर ली है 9 नवंबर 1817 को। कब कर ली है, 9 नवंबर 1817 को। कब की इस करौली रियासत ने, 9 नवंबर 1817 ईस्वी को। इस रियासत का राजा कौन है, इस रियासत का राजा है हरबख्शपाल। राजा कौन है संधि करने वाला, हरबख्शपाल। और इस रियासत ने कब संधि कर लिया आपके, 9 नवंबर 1817 को हरबख्शपाल ने अंग्रेजों से कौन सी संधि कर ली है, अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि कर ली आपके, अधीनस्थ संधि कर ली है। अब आगे बात आई कि अंग्रेज अधिकारी या लगभग अपने अधीनस्थ संधि लगभग सभी रियासतों ने की थी। अधीनस्थ संधि किसने की थी, राजस्थान की सभी रियासतों ने की है। आपके सहायक संधि कुछ एक रियासतों ने की थी। तो इसमें अपने सभी रियासतों तो फिर क्या ध्यान रखेंगे। और बाकी आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ लोगे कि आपके जोधपुर ने 6 जनवरी को कर ली है, उसके बाद में जयपुर ने आपके 2 अप्रैल को कर ली है, ये सभी उसमें आ ही जाएगा। अपने मोटा मोटी 2-4 रियासतें इसकी देख लेंगे। फिर आगे अपने टॉपिक अपना 1857 की क्रांति है, उसको देखेंगे अपने। इसी में आ जाए कि अंतिम रियासत है, अंतिम रियासत। अंतिम रियासत कौन सी है, प्रथम तो हो गई करौली। अब देखिए अंतिम, तो अंतिम रियासत आपके सिरोही। अंतिम रियासत कौन सी आपके जो अधीनस्थ संधि करेगी वो है सिरोही। इन्होंने कब की थी जी, इन्होंने की है 11 सितंबर 1823 को। इन्होंने कब की आपके, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इन्होंने क्या कर ली थी आपके, अधीनस्थ संधि। राजस्थान की अंतिम रियासत है जिसने अधीनस्थ संधि की है वो कौन सी है, करौली। कौन सी है, करौली। कब की, सॉरी आपके सिरोही, करौली प्रथम होगी और अंतिम कौन सी होगी, सिरोही। कब की है, तो इसने कर लिया आपके 11 सितंबर 1823 को। तो यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का क्या पूछा इन्होंने, राजा। और राजा का नाम है शिव सिंह। राजा का नाम क्या है आपके, शिव सिंह नाम का राजा है जिसने 11 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली है, अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि, अधीनस्थ संधि। अब अगर पूछ लिया जाए कि इन सभी रियासतों से, 2 रियासतें और लिखवा देता हूं आपको। 2 रियासतें, पहले करौली लिख ली, दूसरी रियासत है टोंक। तो दूसरी रियासत लिखो आप टोंक। इसके बाद में अपने को एक ध्यान रखना, टोंक। टोंक रियासत ने कब की है, 15 नवंबर 1817 को। 15 नवंबर 1817 को। वैसे ये टोंक रियासत का स्थापना दिन भी है। ये क्या है आपके, टोंक रियासत का स्थापना दिवस। क्योंकि अंग्रेजों ने राजस्थान में कितनी रियासतें बनाई है, बताओ। अंग्रेजों ने आने के बाद राजस्थान में कितनी रियासतें बनाई है, बताओ जल्दी से। देखते हैं फिर किताब का पढ़ते हो, बताओ बताओ, कमेंट जरूर करना। अंग्रेजों ने राजस्थान में कितनी रियासतें बनाई थी, 3। कितनी रियासतें बनाई है, 3। पहली कौन सी है, टोंक। उसके बाद में आपके धौलपुर रियासत भी अंग्रेजों ने बनाई है। और एक रियासत झालावाड़ जो 11 आपके 1838 में बनाई है। तो टोंक रियासत कब बनाई है, 15 नवंबर 1817 को। और उसी के साथ इन्होंने क्या कर ली है, संधि। कौन सी, अधीनस्थ संधि। तो यहाँ का शासक वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाए तो टोंक रियासत का संस्थापक भी है अमीर खां पिंडारी। राजा का नाम पूछ लिया जाए तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपके, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। पिंडारी जितने भी थे ये मराठों के सेनापति हुआ करते थे। तो उधर 1817-18 में जब अंग्रेजों का मराठों से युद्ध चल रहा है, मराठे हार गए, तो पिंडारिये को इन्होंने बंदी बना लिया। तो अमीर खां पिंडारी थोड़ा समझदार था, इसने कहा भी मैं तो मराठों की तरफ से लड़ रहा था, अब वो ही नहीं रहे तो मैं क्या लड़ूंगा, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूँ, आप तो मेरे रहने के लिए कोई जगह कर दो।
तो अंग्रेजों ने कहा राजस्थान में टोंक नाम की जगह पड़ी है, तू तो वहां पर जाकर अपना राज्य स्थापित कर दे। और 15 नवंबर 1817 को आपके अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों की सहायता से किस रियासत की स्थापना करता है? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक की स्थापना कर देता है। ठीक है, इसके बाद में बात की जाए तो कोटा, आपके कोटा करेगा 26 दिसंबर 1817 को। कोटा कब करेगा? 26 दिसंबर 1817 को। कोटा जो रियासत है ये आपके संधि करेगी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। किसने संधि कर ली? कोटा ने। अब का कोटा का वो राजा कौन है? तो का उम्मेद सिंह। कोटा का राजा कौन है? उम्मेद सिंह। कोटा का राजा है उम्मेद सिंह। तो अब ध्यान रखना थोड़ी सी बात यहाँ पर आपके काम की है कि देखो, सबसे पहले रियासत कौन सी? करौली। सबसे पहले रियासत कौन सी? करौली। करौली ने कब की है संधि? 9 नवंबर 1817। इसके बाद में अगली रियासत कौन सी? टोंक। टोंक ने कब कर ली है? 15 नवंबर 1817 को। इसके बाद में कोटा 26 दिसंबर 1817। यानी राजस्थान की 3 रियासतें, कितनी रियासतें? 3 रियासतें हैं जो 1817 में संधि करेगी। कब करेगी? 1817 में 3 रियासतों ने संधि कर ली है। बाकी बची हुई रियासतें 1818 में, और इसके बाद में सिरोही 1823 में, और नई रियासत बनेगी झालावाड़ 1838 में बनती है। उसी समय वो क्या करती है? संधि कर लेती है। उसी समय क्या कर लेगी? संधि। जोधपुर ने की थी आपके 6 जनवरी 1818 को, उदयपुर 13 जनवरी 1818 को, जयपुर 2 अप्रैल 1818 को संधि करता है। वो बाकी बातें अपने यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि अपना मेन जो रीजन है वो क्या है? 1857 की क्रांति है, न कि साहित्य संधिया। उसका अलग से आपके कभी चैप्टर लेंगे, उसमें आपको करवा दी जाएगी। अब बात करें कि स्क्रीनशॉट ले लो पहले, यहाँ पर बात बाद में कर देंगे अपने। ये लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगर किसी को लेना है तो। और क्लास कैसी लगी एक बार बता जरूर देना, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कर देना, लाइव में कर देना, आपकी मर्जी है। अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी बताना जरूर। बात की जाए कि सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, सॉरी आप क्या साइड तो लिख ली ना, अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, करने वाला अंग्रेज अधिकारी, बताओ फिर जल्दी से कौन होगा? वो अंग्रेज जिसने कौन सी संधि पर साइन किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अधीनस्थ संधियों पर। वे राजा तो हो ही गया, और भारत का उसमें गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। अब हेस्टिंग खुद थोड़ी जाएगा साइन करने के लिए, तो कौन जाएगा? कौन? अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा। तो अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन आया है? अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन आया है? बताइए कौन आएगा? तो ध्यान रखना, इसमें पहला व्यक्ति आएगा आपके चार्ल्स मेटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। अधीनस्थ संधियां, राजस्थान की रियासतों से अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन होगा? चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन ध्यान क्या रखोगे कि आ जाए कि वागड़ की रियासतों से। अब बताओ वागड़ में कौन कौन सी रियासतें आएगी? बताओ जल्दी से, कि वागड़ की रियासतों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो आप तो इतना ही बता दो कि वागड़ में कौन कौन सी रियासतें आएगी। अब यहीं पर मैं लिख रहा हूं इसी से कि वागड़ की रियासतों के साथ, वागड़ की रियासतों के साथ, अब वागड़ की रियासतों के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी। अब बताओ कौन है? वागड़ की रियासतों के साथ
संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, उस बंदे का नाम है जॉन मेलकम। किसने किया? आपके जॉन मेलकम ने। जॉन मेलकम, वैसे भी अंग्रेजों के मेलकम ही होता है, व्हाइट व्हाइट होते हैं, गोरे गोरे, तो उनके मेलकम होता है, तो नाम क्या हो गया? जॉन मेलकम। कहां पर? वागड़ के साथ। और आ जाए कि बाकी रियासतों के साथ है तो चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ। अगर आपको यहाँ पर जॉन मेलकम नाम नहीं मिलता है, क्योंकि अपने ये जो मालवा था, मालवा का अपने एजीजी हुआ करता था, ये मालवा का उधर पीए था, तो इसके अधीन दे दी नीचे वाली रियासतें। अब खुद भी नहीं गया ये बंदा, खुद नहीं गया, एजीजी ने इसको सौंपा, ये खुद नहीं गया साइन कराने के लिए। साइन कराने के लिए जो बंदा चला गया था कागज लेकर, उस बंदे का नाम था कोल्डफील्ड। उस बंदे का नाम क्या था? कोल्डफील्ड। तो अगर आपको कहीं पर जॉन मेलकम नाम नहीं मिलता है तो एक नाम और ध्यान रखना, एक नाम और ध्यान रखो। कौन सा? कोल्डफील्ड। कौन सा नाम ध्यान रखोगे आप? कोल्डफील्ड। तो वागड़ के साथ है कौन जाएगा? जॉन मेलकम या कोल्डफील्ड। को जॉन मेलकम या कोल्डफील्ड। और वागड़ में कौन कौन सी रियासतें आएगी? वागड़ में कौन कौन सी रियासतें आएगी? तो जो वागड़ में रियासतें आएगी वो वागड़ में ही आएगी। वागड़ के अंदर आने वाली रियासतें, इसमें आएगी आपके प्रतापगढ़, इसके अलावा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर, डूंगरपुर। तो ध्यान रखना 3 रियासतें हैं जिनसे आपके चार्ल्स मेटकोफ ने नहीं किए, जॉन मेलकम ने संधि की है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बांसवाड़ा के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, प्रतापगढ़ के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी। तो ये थोड़े से ध्यान कर लेना भी क्या पूछना चाहता है वो, अगर क्वेश्चन ऐसा वैसा आ जाए तो। अब बात करेगी तो 2 कारण हो गए। पहला कारण क्या हो गया? सहायक संधियां, जिससे सामंतों के मुख्य रूप से अपने सामंतों के अधिकार मारे गए थे। दूसरे में रियासत अधीनस्थ संधि हो गई, रियासत ही अंग्रेजों के अधीन चली गई। अब जब रियासत ही अंग्रेजों के अधीन चली गई, तब राजा को छोड़कर पूरी की पूरी रियासत दुखी हो गई। पूरे के पूरे अत्याचार किस पर होने लगे? आपके जनता के ऊपर होने लगे, अंग्रेजों के। तब एक कारण ये भी हो गया कि रियासत किस प्रकार अंग्रेजों के अधीन गई, तभी अपने क्रांति करेंगे ना। फिर इसके बाद में अगला जो अपने कारण ले सकते हैं, 2 तो मुख्य कारण ध्यान रखना। अच्छा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है क्या आपको? तो लेना है तो 1 मिनट के अंदर जल्दी से लोगे। ले लिया वो? इतने में तो स्क्रीनशॉट दिखाई भी दे रहा है पूरा का पूरा। तो चलो फिर अपने अब बात करें अन्य कारण। अब बात करते हैं अपने अन्य कारण। अन्य कारण 1857 की क्रांति के अन्य कारण क्या है? अब सीधे सीधे पॉइंट लिखने हैं अपने को, जिसमें पहला एक अन्य कारण में अपने लिखे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। अब इसमें वही बातें हैं कि अंग्रेज खुद के धर्म को अच्छा बताते थे, बाकी धर्मों की क्या करते थे? बुराई। वो अपने धर्मों के बारे में बोलते थे कि आपके तो भगवान कैसे हैं, गले में सांप रखते हैं, कपड़े नहीं इनके पास पहनने के लिए, एक देखो कैसी हाथी जैसी सूंड लेकर बैठा है। अब इस प्रकार अपने जो भगवान थे, अपना धर्म था, इसकी क्या किया करते थे? उपासना किया करते थे। तब भी लोगों में विद्रोह की भावना उठी। और धर्म ऐसी चीज है, अगर उसके ऊपर कोई सवाल उठता है तो मरे से मरा मेरा जैसा कोई आदमी होगा वो भी उठ खड़ा होगा कि नहीं, अपने धर्म के लिए तो अपने कुछ भी कर लेंगे। तो धार्मिक कारण हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण इसमें अन्य में लिखें तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। बात करें सामाजिक कारणों की तो सामाजिक कारण में क्या आ जाएगा कि अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ, उच्च कुलीन और हमें निम्न मानना करते थे, और बाकी सबको क्या मानते थे कि आप तो निम्न हो, नीच हो, और हम क्या है? श्रेष्ठ हैं, हम उच्च कुल के हैं। तो ये समाज में वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, हमें समाज के अंदर हीन भावना से देखा जाता था। ये कारण भी क्या हो गया? अपने के कारण हो गया 1857 की क्रांति का। इसके अलावा और मैं बता दूं आपको कारण, तो सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, फिर सबसे जरूरी आपके आर्थिक। आर्थिक कारण, क्योंकि अपने जितने भी व्यक्ति अंग्रेजों के यहाँ पर काम किया करते थे, आर्थिक मतलब पैसे वाला,
तो उनको कम पैसे दिए जाएंगे, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी कम होगी, और वही काम अंग्रेज अधिकारी उतने ही टाइम कर रहा है तो उसको सैलरी ज्यादा दी जाएगी। तो एक प्रकार से क्या हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, धार्मिक कारण हो गया, इसके अलावा राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। इसमें क्या हुआ करता था कि कोई भी बड़ा पद है, बड़े पद हमेशा ही अंग्रेजों को दिए जाते थे और छोटे पद हमेशा भारतीयों को दिए जाते थे, चाहे कितनी योग्यता वाला हो। बड़े पद जो राजनीतिक और प्रशासनिक पद हुआ करते थे वो किसको दिए जाते, अंग्रेजों को, और छोटे पदों पर अपने भारतीयों को। तो उसमें हीन भावना का आना आवश्यक था। अब अपने मेन बात कर लेते हैं कि तात्कालिक और कारण, चलो एक दो और बता देता हूं। नंबर 6 पर लिखो, डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी था, डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। इसके अलावा और देखना चाहो तो डलहौजी की गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति। ये वैसे दोनों नीतियां एक ही थी डलहौजी की। इसमें इसने कहा भी कोई भी रियासत जो अंग्रेजों के साथ संधि कर चुकी है वो कोई भी पुत्र गोद लेकर राजा नहीं बना सकती। अगर उसके बेटा या आगे उत्तराधिकारी नहीं है तो ये अंग्रेज तय करेंगे कि आगे राजा कौन बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, या उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिला लिया जाएगा। ये भी हो गया अपने। इस कारण भी जनता भड़क गई कि हमारा राजा हम खुद तय करेंगे, तुम कौन होते हो बार वाले बनाने वाले। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अपने अन्य कारणों में आ जाएंगे। 2 कारण पहले पढ़ लिए, 5-6 कारण यहाँ पर हो गए। अब चलते हैं अपने तात्कालिक कारण की ओर। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अपना आएगा कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण। बात की जाए 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण, तात्कालिक का मतलब हाथों हाथ क्यों घटना घटी। काम तो अपने 1800 ईस्वी से हो रहा था, अभी क्यों हुई घटना ये 1857 में ही क्यों, ऐसा क्या बन गया कि 1857 में अपने विद्रोह हो गया। तो इसका तात्कालिक कारण था कि क्रांति से पहले, सीधा मैं लिख दूं यहाँ पर, चर्बी वाले कारतूस, कौन से कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। कौन से कारतूस काम में लिए जाए लगे, चर्बी वाले कारतूस। इनके ऊपर चर्बी किनकी हुआ करती थी, और चर्बी हुआ करती थी गाय प्लस सुअर की। किनकी चर्बी लगी होती थी, गाय प्लस सुअर की, इनके ऊपर क्या लगी होती थी, चर्बी। अब ये रीजन कैसे हो गया कि अंग्रेज 1857 की जो क्रांति है उससे पहले इनके पास जो बंदूक हुआ करती थी, यानी कि क्रांति से पहले 1857 ईस्वी से पहले किस बंदूक का काम लिया करते थे, तो बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस नामक बंदूक काम में लिया करते थे। बंदूक काम में लेते थे। कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस। कब, 1857 की क्रांति से। मैं मोटा मोटा कह दूं कि 1857 से पहले, या 56 में ले लेता हूं मैं सीधे, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। 1856 में, 1856 से पहले कौन सी बंदूक है इनके पास, ब्राउन बेस। अब 1856 जैसे गया है, 1856 के अंदर ही ये एक नई बंदूक लेकर आए हैं, और नई बंदूक है, यानी क्रांति के समय 1857 में नई बंदूक है। उस नई बंदूक का नाम क्या है, नई राइफल है। उस नई राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। नई बंदूक लेकर आए एनफील्ड राइफल। इससे पहले क्या लेते थे काम में, ब्राउन बेस।
नई बंदूक कौन से ले आए? एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस डला करता था, सबसे पहले इस बंदूक का उन्होंने क्रीमिया युद्ध में काम में लिया था। थोड़ा दिमाग में रह जाए, फालतू अपने चीजें ध्यान में रखनी नहीं है। तो क्रीमिया युद्ध में काम में लेते हैं। अब इस बंदूक का जो कारतूस हुआ करता था, ये बंदूक चेंज होगी तो कारतूस भी नया डालेंगे। कारतूस के ऊपर एक लेदर जैसी चीज लगी हुआ करती थी, चिकनी चिकनाई की एक चीज लगी हुआ करती थी। अब रबड़ की डांट थी एक प्रकार से। अब अपना भारतीय सिपाही उस कारतूस को निकालेगा। अब उस रबड़ को या डांट को हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं हटती थी। तब उसे मुंह में लेता था, मुंह से उसे हटाना पड़ता था। रबड़ का छिलका था, मुंह में लिया, फिर उसे हटाओ और फिर उस कारतूस को राइफल में डालो और फिर आपको क्या करना होगा? फायर। तो अपने भारतीय इस प्रकार कर रहे थे। घटना घटती है सियालकोट के अंदर। कहां पर? सियालकोट। कहां पर घटना घटती है? सियालकोट, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। यहां पर क्या है कि चर्बी वाले जो कारतूस है, चर्बी वाले कारतूस बनाने का कारखाना कहां पर था? सियालकोट, पाकिस्तान के अंदर। वहां पर एक फैक्ट्री है। ये क्या बनी हुई है? फैक्ट्री। इसके ये क्या है? आपके गेट है फैक्ट्री का। और गेट के अंदर बहुत सारे, आपके फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे क्या लगे हैं? मजदूर। क्या बना रहे हैं? चर्बी वाले कारतूस। अब किसी मजदूर को प्यास लगी। प्यास लगी तो मजदूर चलकर बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि उसका जो मटका है, इस मटके के अंदर पानी नहीं है। तो पास में ही एक अंग्रेज या अपने बड़े अधिकारी, हिंदू अधिकारी रहा करते थे वहां पर, जो उन मजदूरों को आपके संभालते थे। उनके कमरे के पास देखा तो एक मटका पड़ा है जिसके अंदर क्या है? पानी। तो वो मजदूर जाता है यहाँ से, इस मटके से उठाकर क्या पीता है? पानी। इस मटके से उसने उठाया मटके को, जो लोटा था उसको भरा और पानी पीने लगा। ये बात देखता है जो यहाँ पर हिंदू अधिकारी था, वो ये बात देखता है। उसने आते ही कोई आओ देखा न ताओ, उस जो मजदूर था उसको पीटने लगा जोर जोर से, लातों की, गुस्सों की उसके मारने लगा, पीटने लगा। तो वो मजदूर क्या हो गया? नीचे जमीन पर गिर गया। उसने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? मजदूर ने क्या कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो? तो उस अधिकारी ने कहा तेरी वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता। तूने इस मटके को हाथ क्यों लगाया? तू निम्न जाति का है, मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूं। अब अगर हम ये पानी पी लेते तो हमारा धर्म तो क्या हो जाता? भ्रष्ट हो जाता। अब वो जो मजदूर यहाँ पर पड़ा है, ये पड़ा पड़ा हंसने लगा जोर जोर से। तो उस अधिकारी ने पूछा क्यों हंस रहा है? इसने कहा भी अगर मेरे छूने से तेरा धर्म भ्रष्ट होता था ना, तो कब का तेरा धर्म तो क्या हो चुका है? भ्रष्ट। तो इसने कहा कैसे हो गया? अभी तो मैंने इस मटके से पानी पिया ही नहीं। इसने कहा तुम्हारे पास, तुम्हारे जो कमर के अंदर तुमने लटका रखी है उस बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल। इसने कहा ठीक है, उसका कारतूस बनाते हैं हम अंदर। बनाते हो, और उस कारतूस को चलाने से पहले मुंह से डांट हटानी पड़ती है। हाँ पड़ती है। और वो डांट तुम्हें पता है किसकी बनी है? तो उस अधिकारी ने कहा किसकी बनी है? तब उस मजदूर ने बताया वो डांट बनी है गाय व सुअर की चर्बी से। किसकी चर्बी से? गाय व सुअर की चर्बी से। तो तुम तो कब का गाय और सुअर का मांस मुंह में लगा चुके हो, तो तुम्हारा धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये घटना थोड़ी फैलती है। यहीं से फिर ये धीरे 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 बात फैल गई थी। यहाँ पर तो अंग्रेजों ने संभाल लिया, लेकिन ये बात धीरे धीरे फैल गई। फिर बात आती है अपने मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के सामने। किसके सामने? मंगल पांडे नाम का एक सैनिक जो बैरकपुर छावनी में हुआ करता था, उसके पास ये बात फैली। तो उसने कहा, आपके मंगल पांडे नामक व्यक्ति था, उसके सामने जब बात आई, ब्राह्मण था, उसने कहा हम इन बंदूकों का काम नहीं लेंगे। अंग्रेजों ने कहा आपको चलानी पड़ेगी ये बंदूक है। अंग्रेज उनको फोर्स कर रहे थे कि नहीं चलाओ चलाओ चलाओ। तो मंगल पांडे ने कहा ठीक है अभी चलाता हूँ। मंगल पांडे ने उठाई बंदूक और उसी अंग्रेज के निशाना लगा दिया। उस अंग्रेज का नाम था कैप्टन बाग और कैप्टन ह्यूजन। उन दोनों को वहीं पर मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में मार देता है। ये घटना अपने 29 मार्च की, कब की है? 29 मार्च की घटना है। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस को लेकर एक छोटी सी क्या हो चुकी थी?
क्रांति हो चुकी थी, विद्रोह हुआ था। इसके बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। आने वाली 7 या सॉरी मैं भूल रहा हूँ, शायद 8 या 9 अगस्त के आसपास उसे फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे का खेल इतना ही था। आपकी 29 मार्च को घटना होती है, आपके 7, 8 या 9 अप्रैल 1857 को उन्हें कर दिया जाता है फांसी पर। और पहला व्यक्ति जो क्रांति के अंदर फांसी पर लटकाया गया था वो कौन था? आपके मंगल पांडे। अब वो बात धीरे 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 सब जगह फैल गई और ऐसी ही घटना फिर जगह जगह होने लगी। तो ये कारण ये भी हो गया, अपने तात्कालिक कारण क्या हो गया? आपके चर्बी वाले कारतूस। इसके अलावा मैं आपको एक कारण और बताना चाहूंगा इसी के अंदर। एक जो कारण है ये तो हो गया, एक कारण और होगा। एक कारण है कि 1857, एक लिख रहा हूं मैं 1757, इसमें युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी युद्ध। 1757 को युद्ध होता है प्लासी। प्लासी युद्ध भारत के लिए एक नासूर था, क्योंकि प्लासी युद्ध में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और यहीं से भारत के अंदर अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी। तो इसके 100 वर्ष हो रहे थे। अंग्रेज क्या मना रहे थे? गोल्डन जुबली। अंग्रेज क्या मना रहे थे? गोल्डन जुबली। तो भारतीयों ने कहा इनकी गोल्डन जुबली को बेल्ट जुबली में बदलते हैं। और इसके 100 वर्ष होने की उपलक्ष्य में इन्होंने कहा अपने जिस दिन ये गोल्डन जुबली मनानी नहीं चाहिए, ये गोल्डन जुबली नहीं मना पाएंगे। और भारतीयों ने उस दिन क्या कर दिया था? अपने विद्रोह कर दिया था 1858 में। तो एक कारण ये भी अपने इसका माना जाता है। ठीक है, ये अपने कारण हो गए 1857 की क्रांति के क्या हो गए? कारण। तो अब अपने देखते हैं कि जब क्रांति हुई तब कौन कौन से पद किसके हुआ करते थे, क्या राजस्थान की स्थिति थी, उसमें भारत की स्थिति क्या थी। तो ये कारण हो गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो 1 सेकंड के अंदर लो, अब तो 1 मिनट का टाइम भी आपके पास नहीं है। ये तो क्या करोगे? अब बात करें कि 1857 में राजस्थान की स्थिति, या पहले अपने दिखाली देख लेते हैं। क्रांति के समय प्रमुख पद, क्रांति के समय प्रमुख पद कौन कौन से थे? अपना राजा कौन है, अंग्रेजों का राजा कौन है, कौन क्या किस समय क्या कर रहा है, उनके महत्वपूर्ण पद। या इसको एक प्रकार से अपने सामान्य जानकारी बोलते हैं। सबसे पहले अपने कारण देखे। जो भी चीज पढ़ोगे उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि सबसे पहले मैं आगे आपको करवा दूंगी ये लो नसीराबाद में अपने 28 मई 1857 को विद्रोह हो गया था, अब अपने नीमच पढ़ लेते हैं, अपने हरिनपुरा पढ़ लेते हैं, अब अपने कारण देखें। ढंग से होगा, सभी चीजें सिक्वेंस वाइज होगी। तो अब अपने देखते हैं प्रमुख पद। पद में सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी। देखो अंग्रेजों को इस युद्ध में 1857 वाले में क्या मिली है? विक्ट्री, जीत मिली है। तो जो ब्रिटेन की महारानी उसका नाम है महारानी विक्टोरिया। महारानी कौन है उनकी? विक्टोरिया। अंग्रेजों की उस समय महारानी कौन है? विक्टोरिया। उनका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का पीएम कौन है उस समय? प्रधानमंत्री कौन है? तो उसका नाम है आपके पारम सट्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? परम सट्टन है। इसके बाद में बात करें कि भारत का जीजी, जीजी का मतलब क्या हो गया? गवर्नर जनरल। जो भारत के अंदर अंग्रेजों का सबसे बड़ा पद हुआ करता था। इस समय कौन है अपने 1857 में? लॉर्ड कैनिंग। कौन है इस समय? लॉर्ड कैनिंग भारत का उस समय क्या है? गवर्नर जनरल जीजी है। अब बात करें कि भारत का मुगल बादशाह है, भारत का मुगल बादशाह है, और भारत का मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर
शाह जफर। जफर वैसे इसका उपनाम था, जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। अब बात करें, ये तो अपने पद हो गए कि क्रांति में कौन से पद किसने क्या भूमिका निभाई, इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो भारत में क्रांति का नेता, भारत में क्रांति का नेता, भारत में जो क्रांति का नेता है वो यही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर क्या है, भारत में क्रांति का नेता। अब देखते हैं, दिख गया ना इधर से अपने, हाँ पूरा दिख रहा है, ठीक है आपको। अब बात करें कि अन्य पदों की, अन्य पदों में आ जाएगा कि गवर्नर जनरल देख लिया, तो उस समय राजस्थान में क्रांति का नेता या नेतृत्व करता वो कौन होगा, अब बताओ जल्दी से। राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व करता किसको माना जाता है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। क्रांति की देवी, क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगी अपने, बताओ किसे कहा जाता है, सुगाली माता, इनकी कुल देवी है सुगाली माता, जिसके 54 आपके 10 सिर और 54 हाथ है। और क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक वो है रोटी और कमल, रोटी व कमल क्या है आपके क्रांति का प्रतीक है। इसके बाद में बात करें कि क्रांति की तय तारीख, क्रांति की तय तारीख, तो क्रांति की जो तय तारीख की गई थी भी अपने किस दिन एक साथ भारत में अपने क्रांति करेंगे, वो थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 तय तारीख की गई थी। अब देखते कि क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत। अब यहाँ पर अपने दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला तो है कि भारत में, कि भारत में क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी, तो 10 मई 1857 को। कब हो गई थी, 10 मई 1857 को। और आ जाए कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी, राजस्थान में, तो राजस्थान में हुई थी 28 मई। एक बार रुको थोड़ा सा, भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां पर, मेरठ के अंदर, मेरठ छावनी में, साथ में लिख देते अपने। अब आ जाए कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत ये जो हुई थी आपके राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, तो ये होती है आपके 28 मई को, 1857। कहां पर, नसीराबाद के अंदर, नसीराबाद छावनी में। ये क्या हो गया, अपने क्रांति के प्रमुख प्रमुख अपने सीधे सीधे पॉइंट हो गए। तो एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो थोड़ा छोटा ढंग से करो। ये अपने प्रमुख पद हो गए, और इसके अलावा क्या हो गए, प्रमुख प्रमुख घटना कौन सी कब किसके साथ क्या हुआ था, ये सब चीजें अपने देख ली। तो थोड़ी सी और 5-7 मिनट और लगाते अपने क्लास। एक बार आप शेयर कर दीजिए इतने क्लास को। ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब बात करें
कि राजस्थान की उस समय स्थिति क्या थी, क्या था राजस्थान में, कैसा यहाँ पर प्रदेश था, क्या चीजें थी उनकी अगर अपनी बात करें, भी राजस्थान के अंदर भी अंग्रेज अधिकारी थे, तो किस प्रकार वो यहाँ से राजस्थान को ऑपरेट किया करते थे। बात करें राजस्थान के अंदर हुआ करती थी भी जैसे ही सहायक संधियां हो गई, सहायक संधियों के बाद क्या, अधीनस्थ संधि, कब, 1717-18 के अंदर। तो 1718 ईस्वी में एक एजेंसी की स्थापना की गई, एक संस्था बनाई गई, जो पूरी की पूरी संस्था किसको देखेगी, राजपुताना को। उस संस्था का नाम रखा गया था राजपुताना एजेंसी। राजस्थान के मामले देखने के लिए दिल्ली में बनाई गई थी, दिल्ली में इसका मुख्यालय हुआ करता था। तो राजस्थान के मामले देखने के लिए एक वहां पर डिपार्टमेंट बना दिया गया, किसके मामले देखने, अपने राजपुताना के, नाम रखा गया राजपुताना एजेंसी या रेजिडेंसी। राजपुताना रेजिडेंसी कब की गई है, स्थापना 1818 ईस्वी के अंदर इसकी क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई। अब मुख्यालय पूछ लेगा आपको इसका, राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय, तो राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था शुरुआत में वो था दिल्ली के अंदर। कहां पर था, दिल्ली के अंदर। अब राजपुताना रेजिडेंसी में जो अंग्रेज अधिकारी होगा उसको बोला जाता था रेजिडेंट फॉर राजपुताना। क्या बोला जाता था, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। इसको क्या बोला जाता था आपके यहाँ पर, अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट फॉर राजपुताना। रेजिडेंट हो गया एक तरह से कि कहाँ का रेजिडेंट का, राजपुताना का। तो राजपुताना का पहला रेजिडेंट कौन है, सर डेविड ऑक्टरलोनी। यहाँ का रेजिडेंट कौन था आपके, सर डेविड ऑक्टरलोनी। सर डेविड ऑक्टरलोनी अपना पहला राजपुताना, आपके रेजिडेंट फॉर राजपुताना, RFR था। क्या था, RFR, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन है, सर डेविड ऑक्टरलोनी। अब कहा गया भी राजस्थान के मामले देखने हैं तो दिल्ली में क्यों बैठे हो इतनी दूर, कहीं राजस्थान में जगह होनी चाहिए। तो कहा अंग्रेजों के अधीन में राजस्थान कौन सी जगह आती है राजस्थान में, का अजमेर। तो 1832 के अंदर, 1832 ईस्वी में इस राजपुताना जो रेजिडेंसी है इसकी स्थापना या इसका मुख्यालय या इसको स्थानांतरित कहाँ किया गया, अजमेर में। 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी को, राजपुताना रेजिडेंसी को अजमेर में स्थानांतरित किया गया, अजमेर में स्थानांतरित किया गया। अजमेर में स्थानांतरित किया गया, यानी 1832 में इस राजपुताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहां पर बना दिया गया, अजमेर के अंदर। पहले कहां पर था, दिल्ली। तो कहा दिल्ली से इतनी दूर आने जाने का खर्चा लग जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्या बना दो, मुख्यालय। अब अजमेर में जब मुख्यालय बनाया गया उस समय अपना जीजी कौन था, यानी इस समय 1832 के अंदर। अगला पेज ले लेता हूं, अपने समय कब का है, 1832 का। किसकी चर्चा चल रही है, राजपुताना रेजिडेंसी की, राजपुताना रेजिडेंसी की अपने चर्चा चल रही है। अब इस राजपुताना रेजिडेंसी का 1832 में मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित किया गया है, अजमेर के अंदर। कहां पर, अजमेर के अंदर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया। अब काफी इस समय अपने गवर्नर जनरल कौन है, यानी इस समय जीजी कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसमें अपना भारत का जीजी कौन है, भारत का जीजी यानी गवर्नर जनरल, उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड
विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उसमें अपने भारत के क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल। अब का भी जीजी के नीचे पहले तो क्या हुआ करता था, RFR, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। अब का उस व्यक्ति का नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर उसका बनाया गया कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट यानी इस तक बात पहुंचाएगा जीजी तक, तो इसका क्या हो गया, एजेंट। तो इस समय राजस्थान का क्या बनाया गया, एजीजी। एजीजी इसका फुल फॉर्म क्या हुई, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल क्या हो गया, गवर्नर, अच्छा अच्छा ऊपर है, ठीक है ठीक, सॉरी सॉरी, गवर्नर, गए व फिर यही है क्या, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर जो एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया गया था, एजीजी बनाया गया, उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम लोकेट। यानी फर्स्ट एजीजी, फर्स्ट जो एजीजी है इसका नाम है अब्राहम लोकेट। अब्राहम लोकेट। और इसी में अपने ध्यान रख लेना 1857 के समय, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन है भी, इस समय अपना 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी है उसका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस समय क्या है अपना एजीजी, 1857 की क्रांति के समय। तो और 1845 में, फिर यहां पर लिख रहा हूं 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में स्थापित किया गया। माउंट आबू में स्थापित किया गया। अंग्रेज कहां पर आने रहने लगे, अजमेर के अंदर। अजमेर कुछ दिन तो रहे, फिर अंग्रेज गोरी चमड़ी के ठंडे प्रदेश में रहने वाले, तो इनको यहाँ पर लगी बहुत ज्यादा गर्मी, तो इन्होंने कहा कोई राजस्थान में ठंडी जगह है क्या जहाँ पर अपने मुख्यालय बनाया जा सके। तो इनसे कहा गया अपने सिरोही के अंदर एक जगह है माउंट आबू, पहाड़ी क्षेत्र है, राजस्थान में तो सबसे ठंडा स्थान वही है। तो इन्होंने सिरोही के राजा से बातचीत की और कहा माउंट आबू वाला क्षेत्र में किराए पे दे दो। और इन्होंने अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी, गर्मियों में ज्यादा ठंड पड़ती है तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर बना लिया, माउंट आबू में। कब, 1845 के अंदर इनका क्या बना लिया था इन्होंने, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। ये बात होगी अपने राजपुताना रेजिडेंसी की। किसकी बात होगी, राजपुताना रेजिडेंसी की। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसके बाद में बात करें अपने आगे, तो देखिए भारत के अंदर उस समय कैसी व्यवस्था है थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा पद है वो है अपने जीजी का, गवर्नर जनरल। ठीक है, इस गवर्नर जनरल के नीचे जो पद है वो है अपने एजीजी का, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब एजेंट टू गवर्नर जनरल तो कहां पर बैठेगा, अजमेर में। इसको भी सहायता के लिए कोई बंदे चाहिए, और इसके नीचे इसने अलग अलग छोड़ रखे अपने पीए। पी यानी पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट मतलब ये रियासत में रहा करते थे
कि ये राजा से बातचीत करेंगे तो पॉलिटिकल बातें करेंगे, किसके साथ क्या संधि करनी है, किससे युद्ध करना है, ये तो नहीं पूछेंगे कि राजा को क्या सब्जी खानी है क्या नहीं खानी है, ये तो सब बातें राजा खुद ही सोचेगा। तो राजा की पॉलिटिकल बातें भी। अब इनके साथ कौन बैठा करता था? राजा। इनके साथ कौन बात करेगा? राजा। इन दोनों के मध्य जो बात हुई वो ये बात राजा के साथ जो बात हुई वो पीए का काम है कि एजीजी तक पहुंचाना। पीए का काम क्या है? इन दोनों के मध्य जो बातचीत हुई वो किस तक पहुंचाना? एजीजी। पीए आईजीजी का काम है वो बात किसके पास पहुंचाना? गवर्नर जनरल के पास। किसके पास पहुंचाना? गवर्नर जनरल। भारत का एक गवर्नर जनरल है, उसके अंडर में जितने भी एजीजी आते हैं उनमें से अपना एक राजस्थान वाला ही है। राजस्थान का एजीजी है, इसके अंडर में कई सारे पीए आते हैं, तो अलग अलग राजाओं से बातचीत करेंगे। तो उस समय के अपने पीए वगैरह और देख लेते हैं। फिर देखना चाहो थोड़ा स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो, इसमें मेरे को काम की लगी नहीं, फिर भी आप लेना चाहो तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ राजस्थान में पीए पॉलिटिकल एजेंट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रियासत। इसके लिए अपने को दूसरा पेज लेते हैं और इसमें अपने ले लेते हैं ये सही ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख ली है? रियासत। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजा, रियासत का राजा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीए, उनका पॉलिटिकल एजेंट कौन है। ठीक है, पहली जो रियासत अपने लेंगे वो रियासत आपके जयपुर। पहली रियासत कौन सी है? जयपुर। जयपुर का राजा कौन है? तो जयपुर का राजा है राम सिंह सेकंड, जिसने गेरुआ रंग करवाया था जयपुर को। अब जयपुर का पीए कौन है? तो जयपुर का जो पीए है उसका नाम है मेजर ईडन या कैप्टन ईडन। कैप्टन ईडन ये जयपुर का पीए है। दूसरा जो मैं लेने वाला हूं रियासत वो है आपके भरतपुर। दूसरी रियासत कौन सी है? भरतपुर। भरतपुर का राजा कौन है? तो क्रांति के समय आपके यहाँ पर 1857 के पद देख रहे हैं अपनी। ठीक है, क्रांति के समय भरतपुर का जो राजा है इसका नाम है जसवंत सिंह। राजा का नाम क्या है? जसवंत सिंह। और क्रांति के समय यहाँ का जो पीए है इसका नाम है मॉरिसन। आपके भरतपुर का पीए कौन है? मॉरिसन। इसके बाद में नंबर 3 पर मैं रियासत ले रहा हूं आपके कोटा। कोटा का जो राजा है इसका नाम भी क्या है? राम सिंह। और यहाँ का जो पीए है इसका नाम है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन यहाँ का क्या है? पीए। इसके बाद में जो अगली रियासत अपने ले रहे हैं वो है उदयपुर या मेवाड़। नंबर 4 पर है उदयपुर, या अपने इसे मेवाड़ भी बोल सकते हैं। और यहाँ के जो शासक है राणा जी उनका नाम है स्वरूप सिंह। और यहाँ का जो पीए इसका नाम है कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स। इसके बाद में अगला जो मैं राजा ले रहा हूं या रियासत ले रहा हूं, इसके बाद में नंबर 5 पर आ गई आपकी सिरोही। सिरोही का जो शासक है इसका नाम है शिव सिंह। सिरोही का शासक है शिव सिंह। और यहाँ का जो पीए है इसका नाम है जेडी होल। जेडी होल। और लास्ट जो अपने रियासत लेंगे, अरे क्या हो गया? अच्छा ये इतना इतना कितना है? चलो आ गया ना, ठीक है। और इसके बाद में अगली जो अपनी रियासत लेंगे वो रियासत है नंबर 6 पर अपने मारवाड़िया जोधपुर। और मारवाड़ के उस समय शासक है इसका नाम है तख्त सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है?
तख्त सिंह, और यहाँ का जो पीए है उसका नाम है मैकमेसन। मैकमेसन। तो ये राजस्थान के 6 रियासतें, उनके शासक और उनके क्या हो गए, पीए हैं। पहली रियासत जयपुर, शासक का नाम राम सिंह सेकंड है, और यहाँ का पीए कौन है, कैप्टन ईडन है। बात करें भरतपुर, शासक है जसवंत सिंह, और यहाँ का पीए कौन है, मोरिसन। तीसरी रियासत है, देखो क्लॉकवाइज चल रहे अपने, इधर लू मैं, ये अपने राजस्थान हो गया, तो सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में क्लॉकवाइज भरतपुर, फिर कोटा, फिर अपने उदयपुर, फिर सिरोही, फिर मारवाड़। क्लॉकवाइज ढंग से चल रहे अपने, यही नहीं कि फालतू में जैसे मन में आए वैसे लिख दिया। भरतपुर जसवंत सिंह मोरिसन, कोटा राम सिंह बर्टन, उदयपुर आपके स्वरूप सिंह सावर्स, सिरोही शिव सिंह जेडी हॉल, और मारवाड़ तख्त सिंह और मैकमेसन। ये अपने क्या है, पीए। इन पीए सब को, पीए को संभालने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, एजीजी। और एजीजी कौन है उस समय अपना 1857 के समय बात की जाए, एजीजी कौन है 1857 में, वो है अपने पैट्रिक लॉरेंस। तो ये सभी के सभी किसके नीचे काम करेंगे, पैट्रिक लॉरेंस के नीचे काम करेंगे। तो चलिए भी आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करें, फिर अपने कल ढंग से क्रांति को, अगली क्लास में अपने क्रांति को फिर ढंग से शुरू करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास कैसी लगी ये बता दीजिए, और इस क्लास को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। ओके भी, थैंक यू सभी को।